कैसा लगा सरप्राइज? सब तुम लोग बेटा बहुत देखा ना ये। काफी लोग मेरे को पूछे भी थे, भैया ये वाला हम लोग को देखना था, ये वाला हम लोग को जानना था इसके बारे में। और तुम लोग के लिए तो हर्षद मेहता एक हीरो बन गया था इस पूरे सीरीज में, और सुजीता दलान एक विलेन। कितने लोग देखे बाय द वे ये पूरा पूरा, या जितना भी थोड़ा बहुत देखे, प्लीज बताइए ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस? प्लीज बताइए। How many of you have watched this series or not watched this series yet? A very good morning, everybody. Welcome. अक्षत ने बोला भैया मेरा देखा हुआ है। ग्रेट। कोई बात नहीं श्वेतम, लास्ट एपिसोड चलेगा, वो ऐसे ही था टाइम पास। 8, 9, 10 मेरे लिए थोड़ा स्लो था, 7 तक अच्छा बनाया था सीरीज। रितिका ने भी बोला, मैंने भी देख लिया भैया। अक्षत, श्वेतम, आनंद, अनंत एंड कृतिका। रेस्ट काफी लोग थे मेरे ख्याल से। किंजल ने भी बोला था भैया देखा है देखा है, बताइए कुछ इस बारे में। और गुड मॉर्निंग। ओके जल्दी जल्दी सब आ जाइए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल। प्लीज रिप्लाई, आप आ गए तो। ऋतिक, राजन, कृतिका, अनंत, श्वेतम, अक्षत सब आ चुके हैं। बाकी राजन थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसलिए उसको पता नहीं स्टार्ट कैसे हुआ। हो सकता है कोई दिक्कत है अक्षत, चिंता मत करो, देखते हैं क्या रहता है लास्ट में। टाइमर चलने तो क्या दिक्कत है। रेस्ट 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 कहां हो, जल्दी बताओ। दिस इज अ लाइव सेशन ऑन एफएम क्लास। ये आपका पहला क्लास होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 बेसिक क्लास यूट्यूब पे डाली थी, बट कोई बात नहीं, आपने नहीं भी देखा तो चलेगा। दिस इज ऑल्सो अ रिफ्रेशमेंट ऑफ दैट 2 क्लास एंड अ रिविजन ऑफ दैट 2 क्लास, जिसमें आप लोग को सब समझ में आएगा, जैसे अपने कॉस्ट का किए थे कल। तो वेलकम एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। कहाँ हैं सब लोग, रिप्लाई करो। किंजल कहाँ हो, कहाँ हो निष्ठा, आदित्य, कल जितने लोग थे, प्रतीक, और कौन कौन थे, नव्या कहाँ हो। कहाँ हैं सब। Shall we start? तो बाबू लोग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। आज का सब्जेक्ट आपको मालूम होगा आखिरी सब्जेक्ट आपके सिलेबस का, मतलब बहुत खराब लगता है बोलने में, बट ये ग्रुप 2 का भी लास्ट पेपर है। और
इसको पेपर 8A एंड 8B के नाम से जाना जाता है, जहां 8A में FM है और 8B में इको है। ये 60 मार्क्स एंड ये 40 मार्क्स अटेम्प्ट वाइज। और अगर ऐसे देखा जाए तो करीब करीब ये भी 72 मार्क्स का आता है और ये करीब करीब आपका 48 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 8 मार्क ऑप्शन है यहां और यहां आपको 12 मार्क ऑप्शन है। अप्रोक्स, मैंने अप्रोक्स बोला है, हो सकता है 70 का पेपर आ जाए और ये 50 का पेपर आ जाए, बट दिस इज अ अप्रोक्स स्कीम। तो ये अगर ऐड करे इट इज कमिंग टू 120 और अगर ये ऐड करे इट इज कमिंग टू 100, यानी 120 में 100 अटेम्प्ट करना है आपको इस पेपर में भी। एक जो पहला डाउट क्लियर कर दूं, क्या भैया दोनों का पेपर अलग अलग आता है? मैं आपको बता दूं, आपके टोटल ऐसे बाइफरकेटेड वाइज पहला ग्रुप में सबसे पहला पेपर है लॉ, जिसमें 2 टाइप है, कंपनी लॉ और अलाइड लॉ या फिर अदर लॉज। ये दोनों पेपर का बाइफरकेशन है 60 एंड 40 अगेन, बट ये दोनों एक ही पेपर बन के आते हैं, 1 पेपर एट अ गो आएगा आपके पास। सेकेंड पेपर जो ऐसा है वो है टैक्स, जिसमें आपका अगेन 2 पार्ट है, डीटी और आईडीटी। भैया इसमें भी हमको मालूम है ये 60 ये 40, तो क्या इसमें भी वही स्कीम है? इसमें अलग अलग पेपर आता है, एक पेपर आएगा डीटी का, एक आईडीटी का। हे भगवान भैया 3 घंटे में 2 बार पेपर मिलेगा, दोनों बार शुरू में मिल जाएगा, आपका मर्जी आप किससे स्टार्ट करो, बट 2 आंसर शीट और आपको मिलेगा, ताकि आप वो 2 आंसर शीट अलग अलग जगह जाएगा, क्योंकि 2 टाइप ऑफ टीचर चेक करते हैं 2 टाइप ऑफ कंटेंट को, डीटी अलग आईडीटी अलग। फिर अगला ऐसा पेपर और कौन सा है भैया हमारे सिलेबस में जहां 2 पार्ट होता होगा, वो है EISSM, जहां EIS का अलग पेपर आता है 50 और SM का अलग पेपर आता है 50, और आपको दोनों अलग अलग पेपर मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज योर FM एंड इको, जहां पे आपको अगेन 2 पार्ट आता है, एक FM और एक इको, बट इसका भी एक ही पेपर मिलेगा जैसे लॉ का था, यानी पेपर बाइफरकेशन सिर्फ टैक्स में और EISM में होगा। ठीक है, तो भैया एक ही पेपर आना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टीचर चेक करता है, चाहे वो इको हो चाहे वो फिनेंस हो, क्योंकि दिस इज नेवर इको, दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। यानी फिनेंस में कौन सा इकोनॉमिक्स लगता है? मैंने आपको कई बार बोला, मैंने सारा बुक अलग से बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको सारे किताब मिलेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज, 4 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में, आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना इन डेप्थ जाऊंगा कि आपको सब समझ में आएगा, और वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने एफएम का। भैया एफएम में क्या है? एफएम में पूरा मस्ती है, जैसे कॉस्ट एक मस्ती है, ये सस्ती मस्ती है, यहां और इजी है कॉस्ट से रिलेटिवली ये, और बट ये आखिरी पेपर है, तो लोग क्या होता है ना, लगातार एग्जाम जो दोनों ग्रुप देते हैं वो लास्ट पेपर आते आते थोड़ा थक जाते हैं और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए इतना पढ़ नहीं पाते। तो ये पेपर हल्का सा कंपैरेटिवली जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जाता, क्योंकि उतना रिवीजन नहीं करते हो और उतना प्रैक्टिस नहीं करते हो। एंड देयर इज अ सेकंड थिंग आल्सो विद दिस पेपर, दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट विद दिस पेपर बिकॉज इट इज इजी, और सबसे जल्दी यही समझ में आता है, और सबसे प्रैक्टिकल पेपर भी यही है। जैसे कॉस्ट है ग्रुप 1 में, वैसे एफएम एंड इको है ग्रुप 2 में। जनरली लोग बोलते हैं इको भैया रटने का है, बिल्कुल रटने का नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला, जहां बात आएगा कि भैया ये याद ही करना पड़ेगा, वो मैं खुद बोल दूंगा। वैसे एफएम में भैया फुल प्रैक्टिकल है क्या? नहीं, अगेन एफएम में भी थ्योरी आता है, जैसे कॉस्टिंग मैंने आपको बोला था 20 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, और अलग से भी उन्होंने डाल दिया था इस टर्म में 4-4 नंबर का। वैसे ही एफएम में भी थ्योरी आता है 10 से 12 नंबर का। हाँ, अगेन वो स्किपेबल है कि आप चाहो तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आप वो थ्योरी स्किप कर दो, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, चिंता का बात नहीं है। चैप्टर दफा चैप्टर आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट में भी और एफएम में भी। ये कलकत्ता में या बोल दूं बाहर भी कोई नहीं करता है, क्योंकि थ्योरी सब इग्नोर करके चलते हैं। बट मैं इस टर्म से ये पूरा लाइव क्लासेस, चाहे एफएम चाहे कॉस्ट, आपको पूरा का पूरा थ्योरी लाइव करवाऊंगा आफ्टर एवरी चैप्टर। यानी जो चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी है वो उसके बाद, और जो अलग से चैप्टर है जिसमें फुल थ्योरी है वो अलग से।
यानी थ्योरी पे पूरा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि इस बार तो इंस्टीट्यूट ने मजाक भी कर दिया आप लोग के साथ थ्योरी देके कंपलसरी में, तो तैयार रहिएगा। ओके भैया, ये भी बात समझ में आ गया। अब सुनिए, इस वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में अपने एफएम में 60 मार्क्स में क्या क्या चैप्टर्स है भैया, थोड़ा बताएंगे आप हम लोग को, यानी कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो एक सेकेंड होल्ड में रहिएगा, मैं आपको चैप्टर्स दिखा देता हूं कितने चैप्टर्स है आपके। मेरा बुक रेडी है जिसमें आपको पूरा का पूरा दिखाया जाएगा कि हमारे कितने चैप्टर्स है। होल्ड ऑन। ये रहा बुक मेरा, जादू। कहाँ है सब रिप्लाई? मैंने ये बुक डाउनलोड किया था और अभी मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब खोल लेता हूं। दिस पेन इन गुड नोट्स एशियन डॉक। ये रहा आपका किताब, देखिए, दिस योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक। सेम पैटर्न जैसे कॉस्ट का है, तो मेरे को रिपीट नहीं करना है। क्या है, ये है आपका चैप्टर और ये है उसके टेंटेटिव मार्क्स। भैया सिर्फ 100 पन्ने का किताब, यस। ये थोड़ा छोटा बुक है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी है। कॉस्ट का बुक थोड़ा बड़ा था, 180 पेजेस का, ये 100 पेजेस का बुक है। और इसमें एक चैप्टर नहीं है, वही थ्योरी वाला जो अलग से है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल के, वो मैं अलग से थ्योरी बुक में देता हूं। मतलब जो मेरा आपको एक थ्योरी का शीट मिलेगा इस बार, जिसमें आपको उस चैप्टर का थ्योरी कवर रहेगा। बाकी इन सब चैप्टर का थ्योरी मैं चैप्टर दफा चैप्टर ही कराऊंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, कैश बजटिंग, कैश मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। टोटल 10 चैप्टर ही है प्रैक्टिकल वाइज, और वो करीब करीब 60 मार्क्स के कैसे आते हैं वो मैंने लिख दिया है। और इस तरीके से किताब फ्रेम्ड है, जैसे आपका कॉस्टिंग का था, आपको मालूम होगा वही पैटर्न को, टोटल क्लास लिखना, एक्सरसाइज बुक लिखना, पेज नंबर लिखना, क्लास वर्क क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ प्रैक्टिस में कितने बार क्या दोहराना है, वगैरह वगैरह। तो ये है अपना सबसे बड़ा बात जो अपने को ध्यान रखना भैया, एफएम में ये करके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं वापस से मुद्दे में। भैया ये एफएम एज अ सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट फिर भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, बट फाइनेंस अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है। और पता है आप लोग, भले ही फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ होता है, आप लोग सबसे पहले क्या सोचते हो मालूम? जब भी 12 पास करते हो सीएफए करना है, एमबीए करना है। बोलो शायद सच मन में आता था ना, बट आपको फाइनेंस के बारे में आइडिया नहीं है और आपको सीएफए करना है, एमबीए करना है। और अब तो लीगल भी नहीं है सीएफए भी कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर सको, यू नीड टू बी इन द थर्ड ईयर, एंड सेम फॉर एमबीए। तो आपको ये बात समझना होगा कि दे ऑल्सो वांट दैट यू हैव अ सच फ्लेवर ऑफ फाइनेंस बिफोर, सो दैट यू कैन गो इनटू सच पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो पहले आप जब इंटर में एफएम पढ़ोगे ना, तब आपका दिमाग खुलेगा कि भैया हाँ यही तो सेक्टर है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। बट इतना आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, उसके लिए आपको प्रॉपरली काम करना होता है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है इंद्र भैया, ओ इंद्र भैया, फोन लेके जाओ ना। वो नव्या शाह का फोन आ रहा है, लगता है उसको दिक्कत हो रहा है क्लास चालू करने में। हाँ ठीक है, तब फिर रहने दो, तुम करो वहां। ओके एवरीबॉडी, तो यही मैंने आपको बोला कि सीएफए और एमबीए करने में अभी पहले आप लोग को एफएम करना जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा नौकरी ढूंढने के लिए भी सिर्फ सीए करने से नहीं होगा, मैं आपको सब समझाऊंगा कैसे आगे बढ़ते हैं। जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऐसा भी नहीं है कि सीए को मिलता ही नहीं है, मिलता है, थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस के बाद मिलता है, और नहीं तो अदर कोर्सेज साथ में करना पड़ता है। उसके लिए वी विल डिस्कस आफ्टर इंटर, अभी माथा मत लगाओ, अभी सिर्फ फोकस करो इंटर का एफएम में, जो तुमको इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि आप लोग बोलेंगे भैया यही करियर बनाना है, बस बात खत्म। ठीक, तो भैया एफएम में करना क्या है? आपने
सुना होगा कि फाइनेंस इज अगेन जो घर पे आप लोग करते हैं, यानी पॉकेट खर्च, जैसे आपने किया ना, पैसा कहां से जाना है कहां से आना है, बस वही चीज है। आप सुबह सुबह जैसे निकलते हो घर से तो आप पैसा लेते होगे माँ बाप से खर्चा करने के लिए, बर्थडे आता है तो, और अगला महीना, शायद आज कितना तारीख है, आज कितना तारीख है बाबू लोग, आज 6 है कि 7 है, 6 है ना, 6 जनवरी, एंड नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 7 फरवरी आपको मालूम है सबसे खतरनाक हफ्ता चालू होता है। भैया आपको कैसे मालूम है? मेरे को अब मालूम चला है 2 साल से, ऐसे पहले नहीं मालूम था, बट ये सबसे खतरनाक खतरनाक आपका महीना रहता है, हफ्ता रहता है, 7 से 14। तो बाबू लोग आराम से ये वीक बिताना होता है। और इस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस एक लड़का बियर करता है वो क्या बताऊं आपको। तो ये वाला हफ्ता के लिए प्लानिंग बहुत पहले से करना पड़ता है, यार यहाँ 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 लेके जाना है, ये गिफ्ट देना है, और ये खर्चा लगने वाला है इन क्वांटिटी इन रुपी, और उस हिसाब से गरज करना पड़ता है पापा लोग को, यार पैसा चाहिए, या जुगाड़ना पड़ता है कुछ ना कुछ करके। करेक्ट? कितने लोग पापड़ बेले हैं ऐसे, सच बताना झूठ नहीं, या बेलवाए हो ऐसे किसी से, बताना। ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है भाई, बहुत बड़ा क्रूशियल, सच बता रहा हूं। बोलो। हाँ भैया, ये हफ्ता के लिए तो बहुत बहुत दिमाग लगाते हैं। और पता है आप लोग ये सब चीज के लिए एफएम ऑलरेडी जानते हो कि यार पैसा कैसे खर्च करना और कैसे उठाना, बस वही एफएम, बस वही एफएम है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि पैसा कहां लगाना है और पैसा कहां से उठाना है। ये बात मैंने कॉस्ट की पहली क्लास में भी आपको कल की थी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, बस वही बात, बस वही बात है इसमें। वाह, रौनक हंस रहा है, रौनक बोल रहा है नहीं भैया हम लोग नहीं किए। ठीक है भाई, ओके। तो इस पूरे बात में जो आपको समझना है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, उसके लिए आपका पहले दिमाग फ्रेम में अगर स्टैब्लिश करूं तो मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आज एक गाना चालू करके क्लास स्टार्ट किया, या एक थीम सॉन्ग लेके जो क्लास स्टार्ट किया, उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में हर्षद मेहता एक हीरो है, और आपके लिए हर्षद मेहता इज लाइक कि यार ये तो बहुत स्मार्ट था, फाइनेंस का सबसे बड़ा स्कैम करके जा चुका है, और उसके लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि उसने ऐसा क्या किया। बट आपको मालूम है मेरा फेवरेट हर्षद मेहता नहीं, मेरा फेवरेट उससे भी एक अच्छा आदमी है जो अभी रिसेंट में स्कैम करके गया है और बड़े ही मजे कर रहा है इंग्लैंड में। अभी कोरोना वायरस भी है बट वहीं बैठा है वो। मतलब वो आदमी अपना सेंट जेवियर्स कॉलेज से, यही पार्क स्ट्रीट वाला से पढ़ा हुआ है, यही पार्क स्ट्रीट वाला से, सेंट जेवियर्स कॉलेज से, इतना स्मार्ट, इतना स्मार्ट, क्या बताऊं आपको। उसको आयाश कम मैं स्मार्ट बुलाता हूं, और ही इज माई फेवरेट। वो उसने जो बोलते ना चूना लगा गया, वो सही चूना लगा के गया। बट इतना स्मार्ट आदमी इतना जल्दी फेल कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो तो पैसा लेके चला गया, आप समझे मैं किसका बात कर रहा हूं? एनीबडी इन चैट बॉक्स जो बता सकता है आई एम टॉकिंग अबाउट विच पर्सनैलिटी? कोई बता सकता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ही इज माई फेवरेट। उसने जो काम किया है ना, क्या बताऊं आपको, बात रुपए का नहीं है, बात स्मार्टनेस का है। बट फिर भी वो फेल क्यों हुआ, ऐसा क्या आया उसकी जिंदगी में कि वो बैंकरप्ट हो गया? क्या डिसीजन लिया, कैसे किया काम कि उसको बैंकरप्ट होना पड़ा? श्वेतम विजय, श्वेतम ने लिखा विजय माल्या, विजय माल्या। ओके श्वेतम, आपके हिसाब से मैं विजय माल्या का बात कर रहा हूं। रेस्ट सर लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, मुश्किल है ऐसा बात करना।
सीमा दी, क्लास लैपटॉप पे नहीं चल रहा है ये वाला, दिक्कत आ रहा है लोगों को, इसीलिए नहीं थे क्लास में ये लोग इतना देर से। अब सभी का नहीं चल रहा है लैपटॉप में। निष्ठा का मैसेज आया, नव्या बोल रही है कुछ। अच्छा निष्ठा, लैपटॉप पे नहीं चल रहा तो अभी आप कहां देख रहे हो? मोबाइल पे देख रहे हो क्या? शुरू वाला पार्ट आप लोग का मिस हो गया? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 20 मिनट गाथा गा दिया है। बाकी फ्रेंड्स कहां हैं आपके? सॉरी सॉरी निष्ठा, सॉरी, ऐसा हुआ होगा ग्लिच। पहला पहला बार है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लैपटॉप में भी ये चीज चले, बट इट मे बी कि दिक्कत आया हो। अभी फोन से किया, किंजल ने भी फोन से किया। तो मैं पूछ रहा हूं क्या शुरू वाला पार्ट आपका मिस हुआ कि आपको फोन में भी वो पार्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? पहले बताएंगे आप। वेदर दिस पार्ट आप लोग का मिस हुआ कि अब दिखा रहा है फोन में कि आप पीछे से देख सकते हैं? अगर कोई भी प्रॉब्लम आया हो, दिक्कत मत लो, मैं ये क्लास आपके लिए जानू, मैं आपको बैकअप में मिलेगा वापस से, जैसे कल वाला और परसों वाला अकाउंट्स भी मिल गया। तो आप वो जो शुरू का 10 मिनट मिस हुआ है, 20 मिनट मिस हुआ है, वो आप देख लीजिएगा वापस से। अभी से आप यहां से क्लास करो एंड डू इन्फॉर्म अदर्स। जितने लोग भी लैपटॉप में कोशिश कर रहे हैं कि फोन पे आ जाओ, एक बार टेलीग्राम ग्रुप में लिख दो कि ये वाला क्लास फोन से कर लो। सीमा दी, एक बार ग्रुप में लिख दो ना कि सबको फोन में कर लो एक बार। काफी लोग वेट कर रहे हैं अभी तक लैपटॉप में, बट कोई बात नहीं, प्लीज ज्वाइन थ्रू फोन एज सुन एज पॉसिबल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काफी सबका ही, किसी का ही नहीं चल रहा। हाँ, एक बार मोबाइल में कंटिन्यू कीजिए, बाद में लैपटॉप में दिख जाएगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू इन मोबाइल एवरीबडी। और सब लोग प्लीज मोबाइल में देखना स्टार्ट करो। मैंने ये 20 मिनट कुछ नहीं, एक इंटरेस्टिंग वे से स्टार्ट किया था, और वो इंटरेस्टिंग वे बहुत मजा आया था सबको। तो अगर आपका वो मिस हो गया है तो आप जब वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्टार्ट किया था मैंने। और मैंने आपको एक ज्ञान देना स्टार्ट किया यहां कि इस वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में आपको पेपर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पेपर टूटता है, वगैरह वगैरह। और आप ये बहुत ही स्पार्कलिंग हफ्ता देख रहे होंगे, 7 दिन वाला, जहां आपने पैसा खर्चा करवाया होगा किसी का या फिर किया होगा, और इसके लिए फाइनेंस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। फिर मैंने बात किया एक बहुत ही महान हस्ती का। मैंने जब टाइटल ट्रैक प्ले किया स्कैम 1992 का, तो सबके दिमाग में आज आया था कि यार हर्षद मेहता। काफी लोग ने वीडियो देखा था हर्षद मेहता का, मैं आप लोग का ही वेट कर रहा था। जैसे किंजल ने भी मेरे को एक बार क्लास में फाउंडेशन के बोला था कि भैया हमने देखा है, कुछ बताइए उसके बारे में। और करेक्ट किंजल। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हर्षद मेहता अगर एक हीरो है, तो मैं आज आप लोग का परसेप्शन चेंज करना चाहूंगा। मैंने एक और बात बताया कि मेरे लिए एक दूसरा आदमी बहुत अच्छा है और बहुत स्मार्ट है, जो मैंने बोला पार्क स्ट्रीट वाले सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा हुआ है अपना। क्या नाम है भैया उसका? जैसा मैंने आपको बताया, विजय माल्या। उसने तो रिसेंट में किया और अभी तक मरा भी नहीं है, वो तो बेचारा मर गया हर्षद जी। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। मैं जो वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा, आप बड़े ही ध्यान से उस वीडियो को पहले देखेंगे और कुछ बातें नोट डाउन करोगे अपने कॉपी में कि यार इस वीडियो में ये गलती उसने किया, इस वजह से विजय माल्या फेल हुआ। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन विजय माल्या वीडियो। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। एवरीबडी नोट इट डाउन। जैसे एक टास्क मिलता है ना, जैसे टास्क है, देखते हैं कौन सही बात पकड़ता है कि विजय माल्या का फेलियर का कारण क्या क्या था। ठीक है, एवरीबडी रेडी? हर्षद मेहता के बारे में भी बताऊंगा किंजल, दिक्कत नहीं है, बट पहले
मैं दोनों के बारे में बताना चाहता हूं आज। पहले अपने चलते हैं विजय माल्या की ओर, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अपने हर्षद मेहता का स्टोरी भी सुनेंगे। इसके ऊपर मैंने कल रात को बहुत रिसर्च किया और मेरे को एक बहुत सुंदर वीडियो मिला दोनों के ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूं। एवरीबडी प्लीज लिसन। सुनाई दे रहा है सबको? थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। नमस्कार। इंद्र, इसका चार्जर कहाँ है? ओ इंद्र, विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स अक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। दिखाई दिया आपको क्या बोलना चाह रहा है ये लोग? विट्ठल माल्या कौन? विजय माल्या का पापा। उसने पहले काम जो चालू किया, उसके बाद उसने थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया, जिसमें उसने पॉलीमर, बैटरी, ब्यूरीज मेन देखो बीच में जो खड़ा है अपना दारू बिजनेस, फूड, फार्मा सब में हाथ मारा। ठीक है एवरीबॉडी, चालू करें वापस से? ठीक। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। Oh my God. जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लिकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है। तो उसने अपना पूरा ध्यान लिकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लिकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपांशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरी। यहां से ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब एक एयरलाइंस कंपनी चालू किया बेकार का अपना बेटे के 18वां बर्थडे पे, तो उसको ये समझ में आया, आपको भी ये पता होगा कि बहुत पैसे चाहिए। अब ये पैसे भी चाहिए और उल्टा वो आदमी नॉर्मल नहीं था, वो आदमी थोड़ा लग्जीरियस था, तो उसने और अच्छा करने के लिए ज्यादा पैसा लगाया होगा। जैसा आप जानते होंगे किंगफिशर का अपने पहले से ही बोलते थे। अब मैं क्या बताऊं आपको, अपने पापा लोग से बात करो, ज्यादा समझ में आएगा। यानी आलीशान बनाना चाहता था।
विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की नोट डाउन करिएगा, लग्जीरियस फैसिलिटीज। कुछ दिख रहा है आपको लग्जीरियस या? और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखे। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या प्रॉफिटेबल नहीं थी। रीजन बीइंग ऑब्वियसली कैपिटल इतना लगाया हुआ है कि प्रॉफिट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग ही रहेगा थोड़े साल तक। तो नया बिजनेस है, जैसे हर धंधा चलता है। तो उसने लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए भी और क्या क्या सोच लिया, देखो। ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया, पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए यह कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो। पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे समझ में आया आपका उसका आइडिया। उसने देखा कि यार अभी तक तो किंगफिशर को 2 ही साल हुआ है, बट इंटरनेशनल काम चालू करना होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, उसके लिए उसने एक एयर डेक्कन कंपनी नाम की कंपनी को खरीद लिया, जिससे उसका 4 साल वाला एक्सपीरियंस आ गया उसके पास, क्योंकि वो एयर डेक्कन 4 साल चल चुका था। बंद होने की कगार पे थी, यानी लॉस मेकिंग कंपनी अगेन, और कुछ काम नहीं चल रहा था, बट जस्ट अपना वो फुलफिल करने के लिए क्राइटेरिया उसने ये काम किया। खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी। और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी, ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसके टिकट प्राइस भी ज्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीजें पसंद ही नहीं थी, इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रूपी की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का यह प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था, और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ये देखिए लॉसेस, भैया ये तो प्रॉफिट ऊपर है क्या? हाँ, जीरो के नीचे सारा लॉसेस होता है भैया। ये सिर्फ 200 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ये रुपया नहीं है, ये रुपीज इन करोड़ है, ठीक है ना? रुपीज इन करोड़ है। किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलाउ नहीं थी। सुने, अभी तक एयरलाइंस में FDI अलाउड नहीं था। अच्छा, FDI आपका वापस इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, इतना आपको मालूम होगा। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अभी तक उसमें अलाउ नहीं था सिविल एविएशंस में। चलिए, फिर विजय माल्या ने FDI अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ।
इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के एफडीआई अलाउंस का वेट कर रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेड बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में एफडीआई को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। ये बेवकूफी बैंक। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े बड़े लोन थे। लुक एट दिस, किसने कितना लोन दिया, सब हिसाब किताब पड़ा है आपके पास। द सोर्स इज द इंडियन एक्सप्रेस, जहां पे आपको एक एक करके बताया जा रहा है क्रोनोलॉजिकली किसने सबसे ज्यादा लोन दिया, और अदर्स में सब छुटर मुटर बैंक और भी है मिला के। सबसे ज्यादा किसने दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आईडीबीआई, ऐसे करते करते सारे बैंक्स का नाम आपके पास है। और वो बैंक ने लोन दिया बिना ड्यू डिलीजेंस के, कि मतलब इतना देखा नहीं, बस विजय माल्या का नाम सुना और पकड़ा दिया। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी, तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में आईडीबीआई के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है, जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। एयर इंडिया कई सालों से लगातार लॉसेस में चल रही है और सालाना 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात है। इन लॉसेस के चलते गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली एयर इंडिया को फंड प्रोवाइड करना होता है, और ये अमाउंट किंगफिशर एयरलाइन की लोन अमाउंट से कई गुना ज्यादा है। जिस तरह हम स्कैम्स और फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी तरह इन चीजों के खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि पैसा तो आखिर हम सब टैक्स पेयर्स का ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद, बोलिए क्या बात समझ में आया सबको? एवरीबडी नोट डाउन किए क्या क्या बात था? फॉल ऑफ विजय माल्या। अब एक एक करके एवरीबडी एक साथ जितना पॉइंट्स आपने इकट्ठा किया कि भैया मेरे को लगता है ये रीजन था, फाइनेंस तौर पे सोचेंगे कि उसका क्या गलती था, क्या उसने क्या किया गलती इन्वेस्टमेंट में, प्रोक्योरमेंट में, किस चीज में, कि उसको अल्टीमेटली धंधा बंद करके भागना पड़ा और आज वो मोस्ट वांटेड है। प्लीज 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 अपना दिमाग दौड़ाइए। मैं आपको फाइनेंस ऐसे स्टार्ट नहीं कराऊंगा, ये चैप्टर है चलो ऐसे करते हैं। पहले आपका दिमाग खोलना चाहता हूं कि आप फाइनेंस को समझे। चलिए एवरीबडी बताते चलिए। कृतिका ने कहा भैया रीजन इज कि पहला बात, जैसा मैंने कल बताया था, प्रोडक्ट और सर्विस चूज करना। उसने एक गलत प्रोडक्ट में हाथ मारा जो था
एयरलाइंस। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एयरलाइन बिजनेस उस समय इतना शायद फ्लरिश नहीं कर पाया, और कभी भी ना करता है, कोई भी एयरलाइंस कंपनी ऐसे प्रॉफिटेबल रहती नहीं है। तो एयरलाइंस बिजनेस का डिसीजन हो सकता है गलत हो, ओके। सेकंड बोल रहा है उसको एयरलाइन बिजनेस में ऐसा लग्जरियस फैसिलिटी देने का क्या दरकार था, दैट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ एयरलाइंस ओनली। इंटरनेशनल ऑपरेशन, यस दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट कि उसको इतना जल्दी इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने का क्या था। एंड देन एयर डेक्कन को खरीदना जस्ट बिकॉज ऑफ टू स्टार्ट दिस इंटरनेशनल ऑपरेशंस। आदित्य बोल रहा है एक्वायरिंग लॉस मेकिंग बिजनेस, यही वाला पॉइंट। अक्षत ने बोला एक वर्ड में, लालच। निष्ठा, एक्सेसिव लोन लिया, तो लेना ही पड़ा क्योंकि पैसा नहीं था, एक्सेसिव लोन। लॉस मेकिंग एयरलाइन कंपनी को एक्वायर किया इवन दो किंगफिशर वाज नॉट प्रॉफिटेबल, बस वही सर रॉन्ग डिसीजन वहां हुआ, वो प्रॉफिट नहीं कमाया पहले किंगफिशर एयरलाइंस में, उससे पहले वो किंगफिशर रेड को खोल दिया, वो भी ऐसे कंपनी खरीदा जो कि ऑलरेडी एक डेड कंपनी था, ओके। सब एक्वायरिंग एयर डेक्कन। वीक मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से सुना है श्वेतम, उस वीडियो में बोला था वीक मैनेजमेंट। एक्विजिशन ऑफ एयर डेक्कन, तो वीक मैनेजमेंट यानी उसकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, मैनेजमेंट मतलब ऑब्वियसली फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर वही कॉस्टिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टीम कौन होता है जो डिसीजन लेता है, यही सब सीईओ सीएफओस। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एफडीआई, हाँ बोल सकते हैं कि उस समय एफडीआई नहीं था, उस वजह से वो बच भी सकता था, ठीक है। एफडीआई प्रॉब्लम कुछ दिया, 2 पॉइंट बताया श्वेतम। इंटरनेशनल ऑपरेशन श्वेतम ऊपर आ चुका है। गिविंग मोर concentration on expansion than profit, okay, that point is covered in point number 2, international operation rather than going through profit. expansion पे ज्यादा फोकस किया पायल। he failed to compare the revenue with the cost of the services that he was providing and the price discrimination की वजह से डूब गया। wrong pricing of kingfisher red, very good अनंत, एक नया पॉइंट कि किंगफिशर रेड का क्या दरकार था, और अगर दरकार था तो उसका प्राइस क्यों लो रखा। बैड लक भी हो सकता है कि जो एफडीआई नहीं था, बोल सकते हैं बैड लक। बैड लक तो वही था, बर्थडे बनाना बेटे का 18वां बर्थडे पे उसको एक तो प्लेन गिफ्ट कर दिया उसके नाम पे फंस गया। खुद तो मजा कर रहा है बेटा, यहां स्ट्रगल कर रहा है पिक्चरों में आने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है सबका। मेरे को अनंत वाला पॉइंट अच्छा लगा और श्वेतम का पॉइंट थोड़ा अच्छा लगा कि थोड़ा अलग बात उन्होंने कहा। सबने ये सब पॉइंट तो सोच ही लिया था, एयरलाइंस, इंटरनेशनल ऑपरेशन, लोन और वीक मैनेजमेंट भी अच्छा पॉइंट था। एफडीआई, किंगफिशर रेड का प्राइस कम रखना, वेरी गुड वेरी गुड। बस इसी तरीके से दिमाग चलाओ तब ये धंधा कर पाओगे भाई। वाओ, वेरी गुड पॉइंट निष्ठा कि भैया इंप्लॉयर्स लोग को पैसा नहीं देना जो कि कंपनी के मेन स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स नहीं, क्या बोला, स्टेक होल्डर्स है। इंप्लॉई लोग को, इंप्लॉयर लोग को जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी ना देके खुद मजे लूट रहा है, तो उनका मॉरल डाउन होना, इंप्लॉई के साथ हैरेसमेंट या फिर बोल लो इनजस्टिस करना। ओके, F1 रेस में पैसा लगा रहा था, घोड़ा पे भी लगा रहा था, मालूम अभी भी उसके नाम का घोड़ा कलकत्ता में दौड़ता है। ओवर कॉन्फिडेंट, ओके ठीक है, काफी पॉइंट इकट्ठा हुआ है। आइए बात करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी चीज करो उसमें क्या क्या पॉइंट आता है। एक कॉस्ट से रिलेटेड आता है, बाकी एफएम से रिलेटेड आता है। कॉस्ट से रिलेटेड क्या आता है, प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग क्या रखी जाए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस, या पहले कौन सा प्रोडक्ट चूज किया जाए और कौन सा सर्विस, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन करना। और एफएम से रिलेटेड 2 बात आता है, जब ये डिसीजन ले लिया जाता है तो भैया कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकंड पॉइंट वाज प्रोक्योरमेंट, करेक्ट।
क्या ये तीनों पॉइंट में उसने फेल किया? आरसीबी को खरीदा 2008 में, ओके, बेचारा अभी तक जीता भी नहीं है, उस वजह से ही बैड लक, दी चोकर्स। क्या ये तीनों पॉइंट में उसने गलती किया? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कॉस्ट में पढ़े थे प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग, फिर पढ़े थे इन्वेस्टमेंट करना और प्रोक्योरमेंट करना। यस, नंबर 1, he chose the wrong service at that time, which was airlines, जो कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता just because it requires huge investment. And the second point was कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, and the government is also into such sector, गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में है, तो उनकी प्राइस तो हमेशा कम होगी। जेट एयरवेज, एयर इंडिया, ये सब बैठे हैं, तो आप जितना भी हाई प्राइस चार्ज कर ले, लग्जरी दे दे, अल्टीमेटली लोग पैसा देखता है। एक टाइम होगा जब पैसा था, बट 2008 में जब रिसेशन आ गया तो लोगों को पैसा से मतलब, वो लग्जरियस से मतलब नहीं था, उन लोगों को मतलब किससे था कि भाई सस्ता में कौन क्या दे रहा है। तो एक पॉइंट जो आपने ध्यान नहीं दिया वो था कि 2008 में डीप रिसेशन आया था, जिसके कारण रुपी वैल्यू गिरा था, देखे होंगे आपने। ऑयल के दाम बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जिसके कारण आपको ये चीज समझ में आया होगा कि यार बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी बाजार में। यानी मंदी के टाइम में ऐसा सर्विस स्टार्ट करना बहुत गलत हो गया था, और उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन भी उसका स्टार्ट करना, यानी सर्विस गलत चूज किया। सेकंड, प्राइसिंग अपना लग्जरी के हिसाब से गलत सेट किया। क्यों? क्योंकि वो किंगफिशर रेड में भी उसने वही सर्विसेज दिया, ऑलमोस्ट वही सर्विसेज दिया जो उसने किंगफिशर में दिया था, तो उस वजह से प्राइसिंग लो और सर्विसेज ज्यादा, यानी पहले से उसका, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंट्रीब्यूशन ही कम होता होगा, वेरी लेस कंट्रीब्यूशन। समझ में आता है कभी कंट्रीब्यूशन? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं जो जनरल खर्चा है, जो आदमी, आपने बचपन में पढ़ा होगा शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स में, कि यार एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो उठ रहा है, तब तक धंधा चालू रखो। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं उठ रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, कंट्रीब्यूशन मतलब मैंने वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लिया, तब तक ठीक है। बट अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो, आप जो लगता रहेगा अलॉन्ग विद दी प्रोडक्ट या सर्विस, तो कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आएगा या कम आएगा। तो उसने कंट्रीब्यूशन ही कम करके रखा, तो फिक्स्ड कॉस्ट उठना तो बहुत दूर का बात है। करेक्ट? तो सर्विस और प्राइसिंग को लेके पहला गलत डिसीजन। फिर उसने इन्वेस्टमेंट जो किया, ऑब्वियसली यही एयरलाइंस बिजनेस पे, तो उसने गलत डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट का। कौन सा भैया? इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए एयर डेक्कन को खरीदना, और वो भी कब? जब हेवी रिसेशन का टाइम आ चुका था। 2008 में जब उसने ये डिसीजन लिया, बहुत खराब टाइम चल रहा था, और उसने उस समय इस चीज पे फोकस किया। तो दी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो फेल्ड हिम टू सक्सीड। एयर डेक्कन को एक्वायर करना at the wrong time. And the third mistake which he did was procurement का रास्ता। उसने भारी लोन ले लिया। लोन लेने से एक लाइबिलिटी पक्का है, क्योंकि दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे, क्योंकि आपको वो देना ही होगा, आपको वो पक्का से पक्का पेमेंट करना ही होगा, चाहे प्रॉफिट आए चाहे प्रॉफिट ना आए। तो आपने जो लोन लेके रखा है, उसका जो इंटरेस्ट बर्डन था वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो प्रोक्योरमेंट डिसीजन भी बहुत गलत था। उसने ट्राई किया उस डिसीजन को ठीक करने का थ्रू एफडीआई मेथड, बट उस समय एफडीआई नहीं था, तो वो फंस गया। क्या इन सब का कारण वीक मैनेजमेंट है? बिल्कुल, इन सब का कारण उसका वीक मैनेजमेंट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट और प्रोक्योरमेंट और ये सब डिसीजन लेते हैं, दे आर द कंपनी। पहला बात तो खुद विजय माल्या, उसके बाद उसके अंदर के टॉप मैनेजमेंट्स, सीएफओ, सीईओ ऑफ द कंपनी, जो इन सब के बारे में पीछे मैनेजमेंट जिनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट,
वो भी गड़बड़ कर दिए डिसीजन लेने में। करेक्ट बात। क्या आपको अब एक बात समझ में आया कि यार इतना आसान नहीं है कुछ भी करना। इतना बड़ा करोड़पति आदमी, मतलब 40th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया फोर्ब्स में, और काफी साल तक था टॉप 100 में, कलकत्ता का लड़का आज कहां था? एकाएक फेल हो गया। क्या आपको यह डिसीजन समझ में आया? बताइए कि इसने सही लिया, गलत लिया, क्या किया, क्या नहीं किया। आपने एकदम सही मुद्दा उठाया था कि हाँ भैया समझ में आया बात, विजय माल्या का स्टोरी कुछ ज्यादा अच्छा है रेदर देन योर दिस हर्षद मेहता। बट ठीक है, आप लोग अभी चमक धमक में थे, हर्षद मेहता का स्टोरी आया हुआ था तो आपको वो ज्यादा पसंद है। बट मैं आपको बता दूं, फॉर मी ही इज मोर इंटेलिजेंट। भैया इसको इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं आप? ये तो गलती किया। इंटेलिजेंट नॉट बिकॉज कि इसने ये सब चीज की, ऑब्वियसली मिस्टेक होता है लोगों से, कई लोग गलत डिसीजन लेते हैं, मे बी कोई भी हो, चाहे अच्छा हो खराब हो। बट इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि उसने ये सब जो काम किया इसके लिए अल्टीमेटली प्रॉब्लम ज्यादा उसको नहीं, ज्यादा बाकी लोग को हुआ। देखो आपने सुना होगा आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन को जेल हो गया, बट ये तो भाग गया। उसने तो लोन दिया था, इसने तो लोन लिया था, डिफॉल्ट तो इसने किया, बट गलती उनका भी था कि यार बिना ड्यू डिलीजेंस के उन्होंने उनको लोन दे दिया। ये करना सही था कि गलत था? बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये सब पैसा अल्टीमेटली है तो नॉर्मल कॉमन मैन का, यानी अपने लोग का। अपने लोग आज उनको डिपॉजिट कराते हैं वहां बैंक में या फिर अपने सेविंग्स करते हैं, करंट करते हैं, या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, और वही पैसा उसने लोन में देना है। और वो ऐसे आदमी को लोन दे दिया जिससे पैसा वापस आना ही नहीं है, बिना कुछ कागज वागज रखे, यानी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखे। सेम मिस्टेक एसबीआई ने किया था, कब? जब हर्षद मेहता का टाइम था, जिसने सीरीज देखा है सुना होगा। तो ये सब जो गलतियां बैंक भी करती है ना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और लास्ट में आपने सुना होगा ऐसा ही अभी भी चल रहा है, बट अपने ध्यान नहीं दे रहे। कैसा भैया? जैसे अभी भी एयर इंडिया लॉस मेकिंग कंपनी है, बट फिर भी उस लॉस को दबाया जाता है बार बार। कैसे? गवर्नमेंट उसको फंड करती है। अरे गवर्नमेंट किस पैसे से फंड कर रही है? अपने टैक्स के पैसे से फंड कर रही है। और ये सब चीज ही करना था तब यार वेलफेयर में क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्यों कर रहा है कि लॉस पहले उसका सेट ऑफ कर रहे हैं अपने, तब टैक्स क्यों दे आदमी? भैया आप मत बोलिए सब बात, चोर आदमी है आप लोग। अरे ठीक है, सॉरी, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सब चीज आपको सोचना चाहिए। आज तक दिमाग नहीं लगाए होंगे। इससे भी स्मार्ट आदमी था धीरूभाई अंबानी। और मैं बता दूं, धीरूभाई अंबानी, आपने इनकम टैक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, बट आप स्टार्ट करेंगे ना तो आईटी एक्ट आपको मालूम है कब आया था? 1961 में। अभी तक नया एक्ट नहीं आया। जैसे कंपनी लॉ आपने पढ़ा था ना, कंपनी लॉ पहले पुराना था, अब नया आ गया है 2013, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। बट आईटी एक्ट अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। हाँ चेंजेस आए, बट पूरा एक्ट रिवाइज नहीं किया, नाम रिवाइज नहीं किया एक्ट का। कुछ बात चल रहा है, कमिंग डाउन दी लाइन होगा। तो 1961 से लेके आज चल रहा है 2021, है कि नहीं? तो इस पूरे टेन्यर में, इतने टेन्यर में विजय अपना धीरूभाई अंबानी साहब, नॉट मुकेश, धीरूभाई अंबानी, मैं उनके पिताजी का बात कर रहा हूं, मुकेश और अनिल जी का बात नहीं कर रहा हूं। धीरूभाई अंबानी साहब एक मैट्रिक फेल, यानी 10th फेल है। मैं बता दूं आपको, क्वालिफिकेशन वाइज इज अ 10th फेल। बट आज तक जितने अमेंडमेंट्स आप समझते हैं, जैसे आपने इसीलिए टैक्स का ट्यूशन नहीं लिया अभी तक, बोल के क्या भैया नया अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा हम लोग को, फाइनेंस एक्ट नया एप्लीकेबल होगा, तो वेट कर रहे हैं। नवंबर 21 के लिए टीचर्स ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, वो लेना है। तो ये जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना, अमेंडमेंट्स, ये टोटल जितने अमेंडमेंट्स आज तक आए हैं ना, उनमें से 51% अप्रोक्स, यानी 50% से ऊपर अमेंडमेंट वाज
अप्लाइड या फिर इनिशिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन एंड ही वॉज द 10th फेल, धीरू भाई अंबानी। क्या बोल रहे हैं भैया? यस, ही वॉज द पर्सन जिसके वजह से हर बार बजट में हर एक फाइनेंस मिनिस्टर को आके कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता था, क्योंकि वो आदमी ऐसा था जो लूप होल्स ढूंढ ढूंढ के टैक्स बचाता था। आपको विश्वास नहीं होगा, रिलायंस कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी और इतना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट टिल 1998 दे पेड 0 टैक्स। या प्रॉफिट होने के बाद भी टैक्स नहीं दिया। ऐसा क्या चोरी कर लिया? यही मजा आएगा जब आप टैक्स पढ़ोगे। अभी तक आपको इतना आइडिया नहीं है, बट आपको ये मौकरी जो उसने इंडियन गवर्नमेंट की उड़ाई वो सुनोगे तो मजा आ जाएगा। मैं तो यही चाहता हूं टैक्स के टीचर भी ये सब चीज बताए। उनको सिर्फ अमेंडमेंट बताना है, ये बताना ही नहीं अमेंडमेंट लागू क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये एक्ट आया या इस तरीके से लॉ फ्रेम हुआ। मजा तो उस पढ़ाई करने के तरीके में ना कि यार ये अमेंडमेंट या ये जो आप पढ़ रहे हैं कि इसमें टैक्स लगेगा, इतना लगेगा, ऐसा क्यों लगेगा? तो ठीक, और कितना लगेगा ठीक, इसका रीजन क्या है? कोई तो कारण होगा। अब जैसे बेटिंग और ये सब चीज में 30% का टैक्स है जहां जहां लीगल है। ये इंडिया में जैसे जो भी बेटिंग इनकम, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अपने कमाते हैं, लॉटरी इनकम, ये सब में 30% का टैक्स है। क्यों है भैया? ताकि ये शॉर्टकट मनी को रोका जाए, मेहनत की कमाई करो रेदर देन शॉर्टकट मनी। तो उस वजह, और लोगों को रोकने के लिए भी कि यार लॉटरी वॉटरी मत करो, जब आपका लगेगा तो लग जाएगा। तो उस वजह से ये सब चीज को बैन करने के लिए, जुआ को बैन करने के लिए, गैम्बलिंग को बैन करने के लिए या रोकने के लिए इसमें सबसे ज्यादा टैक्स परसेंटेज है, ताकि लोग करने से पहले 2 बार सोचे कि यार इतना तो गवर्नमेंट ही ले जाएगा। भैया बताइए ना इसका कैसे इतने 0 टैक्स दिया। आप थोड़ा टैक्स के बारे में जान लो, फिर मैं जरूर बताऊंगा आपको कि इसने ऐसा क्या क्या लूपहोल ढूंढा। और आपको मालूम है द देन फाइनेंस मिनिस्टर वाज पी चिदम्बरम, चिद्दू बुलाता हूं उनको प्यार से। तो पी चिदम्बरम जी ने ओपन चैलेंज किया था 1997 के बजट में धीरूभाई अंबानी को पब्लिकली नेशनल टेलीविजन कि हमने एक ऐसा इस बार मतलब नया एक्ट लाया, नया प्रोविजन लाया है कि अब आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, अब आप बच नहीं सकते। ये ओपनली चैलेंज। और सामने टीवी पे बैठा देखता हुआ धीरूभाई अंबानी मुस्कुरा रहा था। यार देखते हैं क्या लाता है, फिर बात करेंगे। 1997 से लेके 1998 तक का जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा और फरवरी में जब वापस से बजट आया तो आपको मालूम है उस बजट में जो बात बोला गया था या जो तरीके से उसको रोकने का कोशिश किया गया था, उसमें भी उसने एक लूप होल ढूंढ के उस साल भी टैक्स नहीं दिया। वो आखिरी लूप होल था जो उसने पकड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट बजट में पी चिदम्बरम जी ने अगेन पब्लिकली ये बोला कि यार आपको मान गए, अब ये जो लास्ट पॉइंट था जिसके कारण आप बच रहे थे वो भी करप्ट कर दिया गया है और उसको अमेंड करके अगेन ठीक कर दिया गया। और फ्रॉम दैट टाइम धीरूभाई अंबानी एज रिलायंस कंपनी इज पेइंग टैक्स। मतलब इसके ऊपर ना आपको एक बुक मैंने पहले भी बोला था, कोई को याद है बुक का नाम? द पॉलिएस्टर प्रिंस। मेरे पास पड़ी है पीडीएफ फॉर्म में, आप बोलोगे तो जरूर सेंड कर दूंगा ग्रुप में। मतलब प्रॉपर इंडियन मॉकरी, गवर्नमेंट की मॉकरी। और इस वजह से वो इंडिया में बैन है बुक, बता दूं आपको। इंडिया में बैन है बुक क्योंकि उसमें पूरा इंडियन गवर्नमेंट का मॉकरी उड़ाया गया। तो ये आपके पास कैसे वही जुगाड़ फुगाड़ सॉफ्ट कॉपी में, कोई के पास हार्ड कॉपी, बाहर मिलता है यूके यूएस सब जगह, इंडिया में मिलना पब्लिकली बैंड है। अब जुगाड़ से तो काफी चीज है बट ऐसे पब्लिकली दिस बुक इज बैंड। यू कैन फाइंड इट इन गूगल, मतलब वो लिंक विंक से मिल जाएगा, बट ऐसे मिलना ये बुक बैंड था और होगा भी अभी। बोलिए भैया, फाइनेंस तो मजा आने वाला है। और मैं बता दूं फाइनेंस समझोगे तो ही टैक्स समझ पाओगे, और टैक्स समझने के लिए फाइनेंस का नॉलेज होना भी जरूरी, और वाइस वर्सा भी है। मजा अलग लेवल का आएगा वहां। मेरे को ये सब रेट वेट और ये सब किस पे कितना टैक्स, ये सब मेरे को याद नहीं रहता। मेरे को इतना समझने का बड़ा मजा आता था जब भी कोई टीचर पढ़ाता था कि यार
अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो इतना तक का इतना टैक्स, इतने बात का इतना टैक्स, क्यों? तो पता चला इक्वालिटी ऑफ इनकम लाने के लिए। चलो ठीक है, ये तो बताओ कि इक्वालिटी ऑफ इनकम लाना है, इस वजह से कम लोग को कम टैक्स, ठीक है। दूसरा बात फिर पता चला यार अब एक एक पर्टिकुलर प्रोविजन, सैलरीड इनकम का इतना टैक्स क्यों लगता है, टीडीएस इसमें क्यों है, मतलब है तो ठीक, वाई टीडीएस, हम दे देंगे बाद में, टीडीएस क्यों काटना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सबका एक रीजन है, सबका एक रीजन है, तो रीजन जरूर जानना। जरूर सेंड करूंगा अक्षत, जरूर सेंड करूंगा। ठीक है एवरीवन, मजाक मजाक में 1 घंटा हो चुका है। कैसा लगा बताइए अभी तक ज्ञान व्यान, कुछ समझ में आया? एक फ्रेमवर्क एफएम में चले अब भैया, हाँ ऐसे ही बताते रहिएगा हर दिन कुछ ना कुछ, जरूर मैं आपको हर दिन प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, डायग्रामेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच, जो हो सकता है बताऊंगा। बोलो एफएम, अफम समझ में आएगा, दिमाग काम करेगा हर दिन, इस नए जोश से आने चाहिए यार कल क्या होने वाला है। ग्रेट, आज मेरे को और पढ़ाने का मूड भी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर पढ़ाई का बात, बट एक काम करते हैं, तब तक एक छोटा सा काम और कर लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन कर लें, क्योंकि सब लोग ने बोला भी था, सब लोग ने बोला भी था कि भैया वो हर्षद मेहता जो उस शुरू में आपने वो टोन दे दिया ना, अब वो छूटेगा नहीं हम लोग। आज रात को जाके देखो, मैं वापस से देख रहा हूँ सीरीज में, आपको बता दूं भैया इतना अच्छा लगा आपको, नहीं नहीं नहीं, जस्ट कि आपको और ज्ञान दे सकूं और वो सब याद रहे डायलॉग बाजी, और कुछ नहीं। वही रिस्क है, तो जानते हो आप लोग सब, हमको बोलना नहीं। तो हर्षद मेहता का पूरा लाइफ में आपके लिए हर्षद मेहता उस सीरीज से बन गया एक हीरो, बट मैं आपको बता दूं बहुत बदमाश आदमी था वो। इतना भी आप मत समझिएगा कि हीरो यार आपके लिए सुचिता दलान है उस पूरे सीरीज के हिसाब से कि भैया ये तो विलन थी, बट इट वॉज नॉट दी थिंग। उसने सही काम किया सुचिता दलान ने, जो उसको एक्सपोज किया, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। क्या आपको उसके बारे में जानना है? एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर भी है, बस वो दिखा के आज का क्लास खत्म करूं। आज क्लास का ज्ञानबाजी नहीं करूंगा और कुछ नहीं, बस छोटा सा एक वीडियो, ताकि आप रिफ्रेश्ड रहे। एफएम की क्लास में आप हमेशा रिफ्रेश्ड रहेंगे, सेम विथ कॉस्ट। हर दिन कुछ ऐसा होगा, इनोवेटिव होगा कि आपको मजा आएगा। क्या जानना चाहते हैं? सबसे ज्यादा एक्साइटेड पक्का किंजल होगी। किंजल बताओ तो, हर्षद मेहता का स्टोरी जानना चाहते हो? एक्चुअल स्टोरी क्या है उसका? एवरीबडी वांट टू नो दैट। बस उसके बारे में भी आप जरूर नोट डाउन करेंगे, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज, कि उसने क्या गलती किया। मैं उसको बुलाता हूं इसके टोपी उसके सर, सुंदर, याद है आपको? तारक मेहता देखते हो? किंजल यस, 3 एक्सक्लेमेशन साइन। रेस्ट फटाफट एक वीडियो और समझने का कोशिश करना, मजा आएगा, अलग लेवल का मजा आएगा। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करवाता हूं, देखना ध्यान से। चलो जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है स्कैम। तो चलिए देखते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम आखिर क्या था और कैसे हर्षद ने इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। इसके वजह से हुआ था। हर्षद ने अपनी बीकॉम की शिक्षा मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की और अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनीज में जॉब की। इसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अंबालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर जेएल शाह और नंदलाल सेठ का स्टॉक ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और बीएसई का ब्रोकर बनके अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षद मेहता ने अपने इस स्कैम में
RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया था। बेसिकली सुनाई गवर्नमेंट दिया? किस टॉपिक का उपयोग किया? रेडी फॉरवर्ड डील। भैया ये होता क्या है? आराम से समझो, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको वो पूरा सीरीज में डायलॉग बाजी तो बहुत बताया, बट असली ज्ञान मैं बताऊंगा आज। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे उठाने के लिए यानी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज देती है और सारी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज में कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना बंधनकारक था। समझ में आए वाला बात? क्या बोल रहा है? क्या भैया बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करने लगा, क्यों? उनको भी शॉर्ट टर्म अपना रिक्वायरमेंट होता है कुछ ना कुछ, तो उसके लिए उन्होंने पैसा उठाने के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ये सब इशू करना स्टार्ट किया। पब्लिक को देता था, उसके बदले पैसा लेता था और कुछ इंटरेस्ट देता था। अब इस चीज पे बैंकों को नियम किया गया आरबीआई के द्वारा कि आपको कंपलसरीली इतना परसेंटेज रखना पड़ता है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना बचपन में, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, बस वही है। पूरा सब चीज वापस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक्स में आएगा मनी मार्केट में। बट अभी आपको ये सब बेसिक ज्ञान इकोनॉमिक्स का बचपन में दिया हुआ होगा स्कूल लेवल में। ये CRR, SLR, बस वही सब चीज है। स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है हर बैंक को आरबीआई के साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। कैश रिजर्व रेशियो कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। तो देखो क्या बोल रहा है। जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी। ये सुना ध्यान से? क्या हुआ, अब बैंक के पास जब वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लेना ही पड़ता है तो ले लिए, ठीक है, अब मेरे पास सिक्योरिटीज है, बट हमको वापस से पैसा का दरकार होता है। तो जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वैसे करके आरबीआई से जैसे लोन लेते हैं, या आरबीआई जब लोन लेता है, या फिर इंटर बैंक भी एक दूसरे से लोन लेता होगा, तो वो क्या करता है, जब दूसरे बैंक से लोन लेना होता है तो वो सामने लोन लेने के लिए कुछ मॉर्टगेज रखता होगा, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मॉर्टगेज दे देता था। ठीक है, अच्छा एक बात पूछ रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। एनीबडी, रेपो रेट जानते हो क्या होता है? रेपो रेट कोई लिखेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट? पहले मैं ये पूछ रहा हूं, मीन बाय रेपो रेट। कोई गूगल नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा। सुना होगा रेपो रेट थोड़ा बहुत, रेपो रेट क्या होता है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि आपने फाइनेंस जानना है, आपने पूरा वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस को समझना है, तो आपको थोड़ा बहुत ये सब ज्ञान तो होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। एकदम शॉर्ट में कोई बताएगा रेपो रेट क्या होता है? क्या होता है पूछा। रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता है ऋतिक? समझ में आएगा, पूरा सुनो, सब समझ में आएगा, मैं करवाऊंगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट में। मैं अभी जो पूछ रहा हूं वो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट? रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। वेरी गुड, मतलब एकदम सिंपल सा बात है कि भैया आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है ताकि वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। आपको मालूम है रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो? चलो रेपो रेट बोलते तो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो? किसी ने लिखा भी है, किंजल ने, मैं बताऊं, इट इज रीपरचेज ऑप्शन। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन। भैया रेपो तक ठीक था, चलिए फुल फॉर्म भी पता था, कई लोग लिख रहे हैं कि हाँ पता था, जैसे किंजल ने लिखा, राजन ने लिखा कि भैया हाँ रीपरचेज बोलते हैं इसको। आज मैं आपसे एक बात लास्ट पूछ रहा हूं, वाई द नेम रीपरचेज ऑप्शन? किंजल, श्वेतम ने भी लिखा, कृतिका ने भी लिखा, निष्ठा ने लिखा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, चलो आपको फुल फॉर्म भी पता हो, बट वाई रीपरचेज ऑप्शन? ऐसा क्यों नाम दिया गया इसको रीपरचेज ऑप्शन? रीपरचेज
ऑप्शन, ऑप्शन है। एनीबडी, रीजन बिहाइंड द नेम रीपर्चेज ऑप्शन। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा अगर वीडियो का वो लास्ट वाला बात सुने तो, या पता होगा तो पहले से। थोड़ा गेस करो, यस कोशिश करो, या पता हो तो बताओ। वाई द नेम रीपर्चेज ऑप्शन। अब एक काम करना होगा मालूम, क्योंकि वीडियो से पढ़ा रहा हूं ना, आपको एक वॉकी टॉकी देना होगा सबको, ताकि क्लास में एकदम तुम लोग इम्प्रॉम्प्टू रिप्लाई कर सके, चिल्ला चिल्ला के, है ना। वहां पे एक माइक स्टैब्लिश करना होगा घर में सबके। आरबीआई जो सिक्योरिटी ऑलरेडी बैंक को पहले दे दिया था वो वापस खरीदता है। आरबीआई जो सिक्योरिटी ऑलरेडी बैंक को दे दिया था वो वापस खरीदता है। नो 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 नो, मिस्टर रॉन्ग। एनीबडी एल्स? रीपर्चेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या मतलब? ना, जरूरी नहीं है। हाँ कृतिका, मे बी सेड, क्योंकि बैंक वापस सिक्योरिटी आरबीआई से खरीदता है तो रीपर्चेज। वेरी गुड अक्षत। आओ निष्ठा, तुमने उल्टा बात बोल दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, शांति से सुनना। ये है आपका कमर्शियल बैंक और ये होते हैं आपका आरबीआई, ठीक है। कमर्शियल बैंक को क्या दरकार पड़ा? शॉर्ट टर्म लोन का, यानी पैसों का। तो वो इनको क्या दिया? वो दिया कि ये ले, ये ले, तेरे को क्या चाहिए इसके बदले? वो बोला मेरे को सिक्योरिटीज चाहिए और इसके बदले मैं तुमको कैश दे दूंगा, ठीक है। तो ये इसको फंड्स देता है या कैश देता है और इसके बदले ये इनको सिक्योरिटीज देता है। मे बी एनी सिक्योरिटी, अभी तक आपने सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुना इसीलिए आप वो बोल रहे हो, काफी सिक्योरिटीज होता है, वो उसको दे देता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेनी सिक्योरिटीज, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब, ठीक है। अब इसके बदले वो उसको कैश दे दिया। अब आपको मालूम है, चाहे ये पापा हो अपना, ब्याज लेगा। मेरा पापा भी मेरे से लिया था धंधा करने से पहले, तो ये ब्याज लेता है कमर्शियल बैंक से। पापा है बट फिर भी ब्याज लेता है कि भाई सिक्योरिटीज दिया तो भी ठीक, बट जब तू वापस कुछ दिनों बाद, अच्छा भैया ये शॉर्ट टर्म है तो कितने दिन का होता है मैं आपको बता दूं, रेपो रेट कम्स अंडर 7 और 1 डे इवन और 14 डेज मैक्सिमम। यानी आप एक दिन का लोन ले सकते हैं। भैया एक दिन का भी इंटरेस्ट लगता है? हाँ, रेट पर एनम होता है 6%, 6.25% जो अभी चल रहा है करीब करीब, और ये लगता है एक दिन के हिसाब से भी है। तो एक दिन का रेट होगा, या 7 दिन का होता है या 14 डेज का होता है। इसको टर्म रेट बोलते हैं, 7 दिन और 14 दिन को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वापस से जब दिन खत्म हो जाता है, हो सकता है एक दिन के बाद ही, हो सकता है 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद, ये इनको वापस कैश देता है विथ क्या? इंटरेस्ट, ऑब्वियसली वही रेपो रेट, रेपो इंटरेस्ट, और इनसे वापस सिक्योरिटीज ले लेता है। मतलब कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को अपना सिक्योरिटी मॉर्गेज के तौर पे दिया था, वो उसको अल्टीमेटली क्या कर रहा है? अपना ही चीज दोबारा आरबीआई से क्या कर रहा है? रीपरचेस। तो इसीलिए रेपो को बुलाया जाता है रीपरचेस का एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, कि जब तू पैसा देगा तेरे पास ऑप्शन है, तू अपना सिक्योरिटीज वापस ले सकता है। हेंस द नेम रीपरचेस ऑप्शन। और रिवर्स रीपरचेस इसीलिए जब बेटा बाप को लोन दे, तो रिवर्स उल्टा काम कर रहा है, वो भी बेटा भी लगाता है रेट, समझ लेना। तो दोनों धंधा में बाप बेटा अलग अलग। ओके भैया, समझ में आ रहा है, काफी चीज आज क्लियर हो रहा है, मजा आएगा। और ऐसा अपने कहाँ थे? अपने हर्षद मेहता में थे। और कुछ दिनों बाद तय किए हुए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। बस वही बात है। सिंपल भाषा में बात करूँ तो बिल्कुल उसी तरह जैसे जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप जोहरी के पास जाकर अपनी ज्वेलरी यानी सोने चांदी के गहने या जेवरात गिरवी रख के उसके बदले में पैसे उधार लेते हो, और फिर कुछ दिनों बाद तय किए हुए इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ पैसे वापस करके जोहरी से अपनी ज्वेलरी यानी जेवरात वापस ले लेते हो। करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट टर्म लोन देती थी। इन शॉर्ट आरएफ डील यानी रेडी फॉरवर्ड डील बैंक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट था जिसका उपयोग बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन के लिए करती थी।
रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर्स बैंक्स के बीच मीडिएटर यानी दलाल का काम करते थे, जिनका काम था जिन बैंक्स को सुनाई देना। अब जो पूछ रहा था ऋतिक तुम कि रेडी फॉरवर्ड डील होता क्या है, यहाँ समझा रहा है। जैसे ब्रोकर्स लोग बैंकों के बीच में दलाल का काम करते थे, इसी को रेडी फॉरवर्ड डील बोलते हैं। सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना, और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक्स के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफ डील में कुछ लूपहोल्स थे जिनके थ्रू इलीगल यानी अवैध तरीकों से पैसा बनाया जा सकता था, और उनके बारे में हर्षद को अच्छे से पता था। और फिर हर्षद ने उन्हीं लूपहोल्स का उपयोग अपने ज़ाती फायदे के लिए किया। वो कैसे, तो चलो देखते हैं। मान लीजिए 4 बैंक्स हैं, ए, बी, सी और डी। जब बैंक ए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी तब हर्षद मेहता उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक ए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए बायर ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटीज लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बायर ढूंढने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था, और तभी बैंक बी जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है उसके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज के पैसे लेता था, और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक बी से ली हुई कैश दोनों भी कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता। देखो ये जो काम किया ना हर्षद, दिस वाज द लूप होल। लूप होल क्या था भैया कि ये जो गवर्नमेंट अभी तक अलाउ किया था ना, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा हेजी आ रहा हूँ। फोकस फोकस। बिल्कुल अब ठीक है। हाँ, ये काम एक लूप होल था। क्या कि गवर्नमेंट क्या करता था कि अपने सॉरी बैंक्स को एक्चुअली क्या करना था कि बैंक बी के नाम पे चेक इशू करना चाहिए, बैंक बी को बैंक ए के, और बैंक ए को डायरेक्टली बी को देना चाहिए था। बट क्योंकि ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व रहता था तो वो लोग क्या करता था, बी चेक किसके नाम पे काट देता था, हर्षद मेहता के नाम पे यानी उसकी कंपनी के नाम पे, और ए भी उसको देके छोड़ देता था कि तुम खोज। तब तक ठीक है, यानी ए से लेके बी से लेना तक ठीक था। ध्यान से सुनना, ये काम कोई दिक्कत नहीं था, ये सब करते थे। क्योंकि आप यही बोलेंगे भैया हर्षद मेहता को क्यों फंसाया, सभी तो करते थे। हाँ, ये काम सब करते थे। बट आगे देखो क्या हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पर अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को अपना चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक के नाम इशू करना था, ना कि ब्रोकर के नाम। लेकिन इस केस में चेक सेलर बैंक को इशू करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता जो कि ब्रोकर था उसके नाम इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद के साथ डील करती थी, और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को अपने नाम पर चेक इशू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से बैंक्स के बीच ब्रोकर का काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था, और उन दिनों हर्षद का मार्केट में अच्छा नाम भी था। लेकिन हर्षद ने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक ए जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटीज का पैसा मांगती थी तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी सिक्योरिटीज खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था और उनसे सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था, और बैंक ए के पास जाकर उन्हें उनका पैसा दे देता था। और फिर बैंक बी और सी की डील्स पूरी करने के लिए हर्षद समझ में इसकी टोपी उसके सर। अब क्या किया वापस, चलो बी का पैसा तो मेरे पास पड़ा है, एक काम करते हैं सी को सी से पैसा ले लो और उसको दे दो ए को, ठीक है। और ए से जब सिक्योरिटी जो पड़ा अपने पास रखा, भैया बी नहीं मांग रहा उससे सिक्योरिटी, बी को इतना सिक्योरिटी का नहीं पड़ा, हर्षद मेहता का नाम अच्छा है, उसको मालूम है ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, ब्याज के साथ पैसा वापस दे देगा, तो उनको ये सब का दरकार नहीं था सिक्योरिटीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और बैंक्स के साथ इसी तरह की डील्स करता था, और जब वो बैंक्स भी अपना पैसा या सिक्योरिटीज मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक्स के साथ डील करता था। इस तरह हर्षद बहुत सारी बैंक्स के लिए ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह की डील्स करता था कि हमेशा उसके हाथ अच्छा खासा पैसा बचा रहे। इस तरह हर्षद ने आरएफ डील का उपयोग चेन सिस्टम की तरह किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था। आपने देखा होगा हमारे आसपास से कुछ लोग भी
कुछ इसी तरह का काम करते हैं। बहुत लोग करते वे हैं पहले ऐसा। किसी एक आदमी से पैसे उधार लेते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो आदमी अपने पैसे मांगने लगता है तब ये लोग किसी दूसरे आदमी से पैसे उधार लेकर उस पहले आदमी को दे देते हैं। और जब कुछ दिनों बाद ये दूसरा आदमी भी पैसे मांगने लगता है तब ये लोग और कई लोगों से पैसे उधार लेते हैं और उस दूसरे आदमी को दे देते हैं और ये चेन सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह का चेन सिस्टम हर्षद मेहता ने अपने स्कैम में यूज़ किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था, जिसे वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करता था। अभी हमने देखा कि कैसे रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी, लेकिन जब कोई बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देती थी, बल्कि एक रिसिप्ट देती थी जिसे बैंक रिसिप्ट यानी BR कहते थे। और उस बैंक रिसिप्ट से ये कंफर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। जब हर्षद को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और शेयर की प्राइसेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी तब हर्षद ने अपना ये स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। ये गलती की। इस बार तो हर्षद ने सारी हदें पार करते हुए कुछ बैंक्स की मदद से फेक यानी नकली बैंक रिसिप्ट्स बनवाई और उन्हें दिस वॉज द रॉन्ग थिंग ही डिड, जो इतना ज्यादा नहीं बताया गया उस सीरीज में। जो पहले काम चल रहा था वो और n नंबर ऑफ पीपल करते थे और ठीक है वो एक हद तक ठीक भी था, चलो ठीक है पकड़ा भी जाएगा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पेनल्टी लग के छूट जाएगा। बट ये जो ये काम चालू किया ना, यहाँ से इसका गलती चालू हुआ। इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती थी उन बैंक्स को हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट देता था और बैंक्स ये समझकर हर्षद को पैसा देती थी कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर हर्षद ने उन पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। उन पैसों की मदद से हर्षद ने कई स्टॉक्स बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिए। हर्षद ने ACC का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपए से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हेवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में एक तेजी आ गई। तेजी का माहौल देखकर लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेजी का माहौल और बढ़ गया और शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट जब पीक पर आता था, यानी जब अच्छा खासा बढ़ जाता था, तब हर्षद अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके बैंक से अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। ये सिलसिला तब तक अच्छे से चला जब तक शेयर्स के भाव लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बियर रन आया यानी मंदी का दौर आया तब शेयर्स के भाव लगातार गिरने लगे। तब हर्षद को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिससे वो बैंक्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। तभी 23 अप्रैल 1992 को जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में हर्षद के कारनामों का पर्दाफाश किया और हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया। और फिर बैंक्स को पता चला कि हर्षद ने दी हुई बैंक रिसिप्ट्स तो झूठी है, जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसके बदले में हर्षद ने उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। बैंकिंग सिस्टम को करीब 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी कीमत थी। जब यह स्कैम एक्सपोज हुआ था तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। विजय बैंक के चेयरमैन, जिन्होंने हर्षद के नाम चेक इशू किए थे, उन्होंने ये स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिया था। देखा होगा आपने उस सीरीज में, उसने भी अपना लालच के लिए ये काम दिया था, क्योंकि उसको दिल्ली में वो सब पॉलिटिक्स में जाना था। विजया बैंक का चेयरमैन था वो। और फिर बैंक्स हर्षद से अपना पैसा मांगने लगी, लेकिन बियर रन के कारण और मार्केट क्रैश होने के कारण हर्षद को बहुत सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हर्षद बैंक्स को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को भी हर्षद के इस स्कैम की और टेक्निक की भनक तक नहीं थी। CBI ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट किया था। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस थे। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हर्षद मेहता को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैन कर दिया था। हर्षद मेहता को ठाणे जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को छाती में दर्द होने लगा, फिर उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वही हर्षद हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था। आखिरकार रात 12:30 बजे के करीब हर्षद ने आखिरी सांस ली। जब हर्षद की मृत्यु हुई तब भी 27 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग थी। हर्षद की लाइफस्टाइल एक बॉलीवुड स्टार की तरह थी। कई मैगजीन्स उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहती थी। हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला था, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था।
हर्षद के पास लेक्सस और स्टारलेट जैसी लग्जरी कार्स थी जो उन दिनों अमीरों के लिए भी इजीली अफोर्डेबल नहीं थी। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर था। एडवांस टैक्स सबसे ज़्यादा ये पे किया था उस समय, और मैं आपको बता दूं कि वो अंबानी से भी ज़्यादा पे किया था। अंबानी सर तो पर्सनल टैक्स में देते ही थे टैक्स, कंपनी का टैक्स नहीं देते थे। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से भी जानते थे क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1991 की बुल रन की शुरुआत उसी ने की थी। केतन पारेख हर्षद मेहता के फर्म में ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन हुआ था। आगे चलकर उसने भी कुछ स्कैम्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम केतन पारेख स्कैम के बारे में जान लेंगे। अगर आपके जहन में इस बोलो समझ में आया सारा बात एवरीबॉडी? किंजल काफी दिन से आप वेट कर रहे थे कि भैया इसके बारे में भी बताइए। बोलो क्लियर है आज? तो गलती किया कि नहीं किया, मतलब फ्रॉड किया उसने, लोगों को सुसाइड करने पे तक का नौबत आ गया क्योंकि उसके कहने पे लोग ने पैसा लगाया था। मिस्टेक क्या किया? फेक बीआर। दिस वॉज द रॉन्ग थिंग ही डिड जो अदर्स नहीं कर रहे थे। बट इस बारे में काफी कुछ नहीं बताया गया सीरीज में कि उसने फेक बीआर इशू किया था, इस वजह से ऐसा काम हुआ था। सीरीज को घुमा घुमा के यही बोला था कि दे रहा होगा, नहीं दिया बस। बोलो अब हर्षद में तो चोर है कि नहीं है? लूपहोल्स ढूंढना और उस पर खेलना कोई गलत नहीं है, बट गलत काम करने के वजह से उसका ये अंजाम था। क्लियर है एवरीबॉडी? 1.5 घंटा हो गया क्लास लेते हुए। जितने लोग शुरू का क्लास मिस कर दिए थे क्योंकि लैपटॉप में नहीं चल रहा था, प्लीज वो 20 मिनट जरूर देखिएगा। टुडे वाज जस्ट इंट्रोडक्शन कि ये फाइनेंस होता क्या है, कैसे अपने आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं डेट को ही पकड़ूंगा क्योंकि अभी इतने दिन से डेट पढ़ रहे, और मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा और कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा। हो सके तो आप वो 2 बेसिक क्लास भी टाइम मिलता रहे तो थोड़ा आगे आगे बढ़ा के देखते रहिएगा, आपको काफी और कंसेप्ट क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो और समझाऊंगा। ओके गाइस, क्लियर है एवरीबॉडी? क्या यहीं पे वीडियो को बंद किया जाए आज का? ग्रेट, सबको सब चीज समझ में आया? राजन यस? यार इंतजार कर रहा हूं कब लाइव क्लासेस चालू हो। मोटा मोटी बात तो है ऋषि पंचमी वाले दिन, सरस्वती पूजा वाले दिन से डोज लगना चालू होगा। कोरोना वायरस का वैक्सीन आ चुका है तो होप सब चीज स्टार्ट हो। और अब आपका कॉलेजेस भी खुलने का बात चल रहा है। हाँ, कलकत्ता के कॉलेजेस सेंट जेवियर्स, एम जेवियर्स सब खुलेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा कि जब कॉलेजेस खुले तो आपको तो कलकत्ता आना ही होगा जो लोग सेंट जेवियर्स में हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास जितना जल्दी होता है, जब तक ऐसे ही यूट्यूब लाइव करो। आई विल टेक 100% ऑफ द क्लास लाइव फॉर FM, इको एंड कॉस्टिंग। बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेड्यूल आपके पास है, कल शायद अकाउंट्स का क्लास है, आपको फिर भी नहीं पता मेरे को याद से, तो आपको पक्का से पक्का मिलेगा। नोट क्या करना है, बेसिक्स वाली बातें आप एक बार नोट कर लेना, नोट जरूर कर लेना, मैं फिर भी रिवीजन करवाऊंगा। हो सके तो वो भी देखो, 2 बार देखो ना, टाइम है आपके पास अभी, देखते चलो। वो हो सकता है उस समय मैंने और कुछ बोला हो, क्लास लाइव चलता है तो एक अलग क्वेरी भी आता है सामने से, तो वो वाली बातें भी देखो। और आज मैंने कई बातें आपको बताई, सब सुनो उसमें भी, और नेक्स्ट क्लास में मिलते वक्त 2 क्लास ऑलमोस्ट देख के रखना। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।